Write down next one, instruction scheduling. Write down processor executes the program always in the sequential order, called as in order execution. Next one, in order execution sequence. Next point, in order execution sequence, comma, if any instruction is data dependent, then the remaining instructions are also sharing the stall cycles which are created by dependent instructions. Write down this example. Yes, write down. So here, yes, you only tell me what is the in order execution sequence. In order execution sequence, we can say that is I1 followed by I2 followed by I3 followed by I4. ध्यान से देखना, यहाँ पे आप बोल सकते हो, यस, एक डिपेंडेंसी देखिए आपको, डेटा डिपेंडेंसी, ये देखो। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंसी है, तो इसको एरो मार्क से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, बैक एरो, इसका मतलब क्या है, I2 इज डेटा डिपेंडेंट ऑन I1। ठीक है, सो राइट डाउन दिस वन, I2 is data dependent on I1। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो बिकॉज ऑफ I2 को स्टॉल्स क्रिएट हो सकती है, बोल सकते हो या नहीं? Yes, so we can say that I2 creates some stalls and these stalls will be shared with I3 and I4 which are independent। ठीक है, क्लियर है? So write down next point, I2 creates some stalls, and these stalls are
shared by I3 and I4. These stalls are shared by I3 and I4 also. Even I3 and I4 are independent. Even I3 and I4 are independent. Write down next one. अभी बताएंगे. Write down next one. To handle this problem, there is a need of instruction scheduling. Therefore, there is a need of instruction scheduling. Write down. Scheduling means execute the independent instructions. Execute independent instructions so it causes out of order or reorder execution. ठीक है. सो यहाँ पे आप बोल सकते हो अगर इनकी शेड्यूलिंग की रिक्वायरमेंट है, अगर आप शेड्यूलिंग करो, शेड्यूलिंग मींस इंडिपेंडेंट जितने भी इंस्ट्रक्शंस हैं उनको सेपरेटली आप एग्जीक्यूट करो. तो एक एग्जांपल के लिए मैंने एक आउट ऑफ ऑर्डर सीक्वेंस लिख दी, ध्यान से देखना. आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस एक मैंने रैंडमली लिख दी, ध्यान से देखना. दिस इज लेट्स से I1 फॉलोड बाय I3 फॉलोड बाय I4 फॉलोड बाय I2. अब आप बोल सकते हो I1 और I2 क्या था, डेटा डिपेंडेंट थे. बट आप बोल सकते हो I2 किस पे डिपेंडेंट था, I1 पे. बट I2 को आपने डिले कर दिया, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे स्टॉल्स क्रिएट नहीं होंगे. ध्यान से देखना. यस, आप बोल सकते हो I2 को आप यहाँ पे ले आए तो जब तक ये एग्जीक्यूट होंगे तब तक आप बोल सकते हो R0 ऑलरेडी राइट हो चुका होगा. क्लियर है. उसके बाद जब लास्ट में I2 एग्जीक्यूट होगा तो R0 की वैल्यू कौन सी होगी, अपडेटेड वैल्यू होगी. बट ध्यान से देखना, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन आप अगर करते हो, इनको रीअरेंज करते हो अगर, तो दो और आप बोल सकते हो न्यू डिपेंडेंसीज क्रिएट हो सकती है. ठीक है, वो क्या है एक बार देखते हैं. सो राइट डाउन out of order execution sequence creates two more dependencies in the pipeline. First one is anti-dependency. Second one is output dependency. So first one is anti, second one is output dependency. Write down. Anti-dependency exists when the instruction J tries to write the data before instruction I reads it.
before instruction I reads it. For example, ध्यान से देखना क्या पढ़ा आपने, क्या लिखा आपने, एक बार देखना। कब आती है एंटी डिपेंडेंसी? When instruction J tries to write the data before instruction I reads it. ध्यान से देखना, I और J हम फिर से सेम सीक्वेंस में मान रहे हैं। लेट्स से दिस इज ith इंस्ट्रक्शन, दिस वन इज jth इंस्ट्रक्शन। क्लियर है? I और J आप बोल सकते हो, सीक्वेंस में आप अज्यूम कर रहे थे जैसे पहले आपने किया था। लेट्स से ये ith है, आप बोल सकते हो लेट्स से दिस इज वन, दिस इज jth। तो ये कह रहा है, क्या बोल रहा है, ध्यान से देखना, एंटी डिपेंडेंसी कब आएगी? यस, आप बोल सकते हो कब आएगी, बताओ क्या नोट डाउन किया? jth इंस्ट्रक्शन ट्राइज टू राइट द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन I रीड्स इट। ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे आप बोल सकते हो, ये अगर आपको इस ith मानो, इसको आप jth अज्यूम करो, तो आप बोल सकते हो यस jth इंस्ट्रक्शंस यस ट्राइज टू राइट द डेटा R4 before I2 writes R4, बोल सकते हो reads the R4, isn't it? तो आप बोल सकते हो ये एक डिपेंडेंसी है, ये इसको क्या बोलते हैं, दैट इज एंटी डिपेंडेंसी। ये एंटी डिपेंडेंसी कैसे क्रिएट हुई, ध्यान से देखना, एक बार सुनना, एक बार इधर सुनना। यस, आप मुझे बताना, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन सीक्वेंस करते हो, I1 उसके बाद I3 उसके बाद I4 I4 के बाद I2, बट इन ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्या था, I1 I2 I3 I4, यही था इन ऑर्डर। जब आप इनको रीशेड्यूल करोगे या शेड्यूलिंग करोगे तो आपने क्या कर दिया, यस I3 को ऊपर ले आए, I4 को ऊपर ले आए, I2 को बाद में ले आए। तो आप मुझे बताना, जो ओरिजिनल सीक्वेंस थी इसमें ये R4 वैल्यू जो रीड होनी थी वो डायरेक्टली रजिस्टर फाइल में जो ओल्ड वैल्यू थी वो रीड होनी थी, बट जब आप इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग कर दोगे तो I2 अब I4 के I3 के बाद में एग्जीक्यूट होगा, और I3 के बाद में अगर एग्जीक्यूट होगा तो I4 I3 क्या करेगा, I3 R4 की वैल्यू क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, और अपडेट की हुई वैल्यू फिर I2 क्या करेगा, यहाँ पे रीड करेगा, दैट इज इनकरेक्ट। तो आपने कहा कि जब शेड्यूलिंग करो तो कुछ और भी डिपेंडेंसीज क्रिएट हो सकती हैं, तो उनका भी ध्यान रखना होगा। क्लियर है? ठीक है, सो ये एंटी डिपेंडेंसी होती है, ध्यान से देख लेना। यस, सो राइट डाउन एग्जांपल। क्या मतलब प्री और पोस्ट सीक्वेंस मींस? हाँ, ये इन ऑर्डर सीक्वेंस है, ये आउट ऑफ ऑर्डर आपने ट्राई किया तो जब भी कंपाइलर रीअरेंजमेंट करता है तो देखता है कि कभी आपने इंटरचेंज करने के बाद कोई नई डिपेंडेंसी तो क्रिएट नहीं हो रही। इन ऑर्डर मींस जिस वे में आपने जो लॉजिक आपने प्रोग्राम में लिखा था उस प्रोग्राम के लॉजिक के अकॉर्डिंग यस ये सीक्वेंस होनी चाहिए, दैट इज द इन ऑर्डर। हाँ, मतलब अल्टीमेटली एंटी का मतलब यही हो गया। देख, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, वो पूछेगा इसमें एंटी डिपेंडेंसी कहाँ है, तो आपको ये बतानी पड़ेगी। एंटी का मतलब ये है रीअरेंज होने के बाद जो क्रिएट हो पाए, ठीक है, दैट इज एंटी। तो आपको क्या देखना है, ध्यान से देखना, और ये जरूरी नहीं है, पहले बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, ये जरूरी नहीं है कि ये साइड बाय साइड इंस्ट्रक्शन ही हो, ठीक है। यस, मान लो यहाँ पे कहीं R4 होता तो आप बोलते वो भी एक एंटी डिपेंडेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। ध्यान से देखना, मिडिल मींस कोई भी सोर्स हो, ये R4 की जगह R0 की जगह R4 होता है या कुछ भी होता है। आप बोल सकते हो इसके ये इन रजिस्टर है, इसका ये क्या है, आउट, इसका इन कोई भी और इसका आउट अगर मैच कर जाता है, नीचे देखेंगे सारा, तो उसको क्या बोलेंगे, एंटी डिपेंडेंसी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होंगे, कितनी एंटी डिपेंडेंसीज हैं, तो जितने ये मैचिंग हो रही है उतनी आप बोल सकते हो एंटी डिपेंडेंसी पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब ये हुआ कि इनको रीअरेंज करने के बाद वो क्रिएट हो सकती है, दैट इज द मीन, ठीक है। सो राइट डाउन एग्जांपल, राइट डाउन इसी पॉइंट। हाँ जी, हाँ जी, नोट डाउन करो। फॉर एग्जांपल, इन द अबव प्रोग्राम सेगमेंट, for example in the above program segment, I3 is executed before I2, I3 is executed before I2,
and modifies the register R4 and modifies the register R4 before I2 reads it. Before I2 reads it. तो ये एंटी डिपेंडेंसी होगी, ध्यान से देख लेना. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट, आउटपुट डिपेंडेंसी एग्जिस्ट output dependency exists when instruction J tries to write the data before instruction I writes it. Before instruction I writes it. दोनों जगह राइट है इस पर. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना एक बार. I2 और I4 में आप ध्यान से देखना, जब ये प्रोग्राम सेगमेंट कंप्लीट होता तो R3 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जो I4 ने अपडेट की हो वही होनी चाहिए R3. बट मान लो आपने I4 से I2 से पहले I4 एग्जीक्यूट करवाया, उसके बाद I2 हो रहा है, तो जो I2 अपडेट करेगा R3 की वो वैल्यू रहेगी लेटेस्ट, दैट इज इनकरेक्ट. होगा या नहीं इनकरेक्ट? तो आप बोल सकते हो इन दोनों के आउटपुट्स आप बोल सकते हो आउट रजिस्टर्स मैच हो रहे हैं, दैट इज नोन एज व्हाट, आउटपुट डिपेंडेंस. क्लियर है? कोई साइकिल नहीं बनानी है. आप क्यों बनानी है साइकिल? क्यों साइकिल से यहाँ पे क्या दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ, I1 से I2 बना दिया, फिर उससे क्या हो गया? वो अलग अलग पूछेगा कितनी डेटा डिपेंडेंसी है, कितनी आप बोल सकते हो कि आउटपुट डिपेंडेंसी है, कितनी एंटी डिपेंडेंसी, ऐसे पूछेगा. तो कहां से क्या ग्राफ बनाओगे? ठीक है, तो आप बोल सकते हो यस, अलग अलग पूछेगा. ध्यान से देखना आपको करना क्या है, इधर सुनो. एंटी डिपेंडेंसी और आउट डिपेंडेंसी ध्यान से देखना, आप किसी भी पेयर में कोई भी आप बोल सकते हो उनमें मैच हो सकती है. ठीक है, कोई भी नीचे वाला है उसका आउट रजिस्टर और ऊपर कोई भी ऊपर हो उसका क्या हो, इन रजिस्टर, दोनों मैच करेंगे तो क्या आएगा, एंटी डिपेंडेंसी. ठीक है, यस, क्लियर है. नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो कोई भी दो इंस्ट्रक्शंस के आउट रजिस्टर्स अगर मैच करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज आउटपुट डिपेंडेंसी. हाँ ठीक है, हो सकते हैं. ध्यान से देखना, इधर सुनना एक बार सुनना. तो आप बोल सकते हो कोई भी प्रोग्राम सेगमेंट आएगा तो उसमें देखना आपको एंटी देखनी है तो ऐसे देखना है, डेटा डिपेंडेंसी ऐसे देखनी है, आउटपुट डिपेंडेंसी ऐसे देखनी. क्लियर है? ओके, राइट डाउन नेक्स्ट वन. Write down, for example, I4 is executed before I2. I4 is executed before I2. So I4 modifies the register R3. I4 modifies a register R3 before I2 writes it. ठीक है, write down, before I2 writes it. Write down next one. To handle the above dependencies, one hardware mechanism is used. Called as register renaming.
हार्डवेयर मैकेनिज्म इज यूज्ड known as रजिस्टर रीनेमिंग, डबल कोट्स में लिखना रजिस्टर रीनेमिंग. नेक्स्ट वन, रजिस्टर रीनेमिंग स्टेट्स दैट डबल कोट्स में लिखना यूज टेम्पररी स्टोरेज, ब्रैकेट में लिखना रीऑर्डर बफर, यूज टेम्पररी स्टोरेज और रीऑर्डर बफर टू स्टोर द output of out of order instructions. output क्या लिखा आपने? output of out of order instructions. Write down next. Write down, after completion of dependent instructions execution, dependent instructions apostrophe s execution, update the register file, with content of reorder buffer, content of reorder buffer. Therefore, data will be safe. Data will be safe. ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या था? I1 यहीं पे एग्जीक्यूट होना था. यस, ये आप बोल सकते हो इन ऑर्डर सीक्वेंस थी. इन ऑर्डर के बाद आपने क्या किया? ध्यान से देखना, सेकंड पोजीशन पे किसको ले आए? I3 को, और थर्ड पोजीशन पे आप ले आए I4 को. ये आप बोल सकते हो I2. ये आपने एक रैंडमली कोई भी आउट ऑफ ऑर्डर एक एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ली. इस आउट ऑफ ऑर्डर में आप बोल सकते हो दिस इज आउट ऑफ ऑर्डर, दिस वन इज इन ऑर्डर. इन ऑर्डर यहाँ पे आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, I3 और I4 क्या है? आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस हैं. इनका रिजल्ट कोई टेम्पररी रीऑर्डर बफर में आप स्टोर करोगे. यस, उसके बाद आप बोल सकते हो जो ओरिजिनल रजिस्टर फाइल है उसको अपडेट करोगे. इसका मतलब ये हुआ. एग्जीक्यूशन सीक्वेंस की बात करें, एक बार देखना. तो सबसे पहले कौन एग्जीक्यूट होगा? I1. कोई दिक्कत नहीं है, इसकी जो भी वैल्यू थी आप बोल सकते हो रजिस्टर फाइल में डायरेक्टली अपडेट करोगे. यस, R नोट को आपने अपडेट कर दिया. उसके बाद I3 एंड I4 क्या थे? आउट ऑफ ऑर्डर थे. तो जो भी इनके आउटपुट आए थे, यस, यहाँ पे आप बोल सकते हो यस, एक डिवीजन के बाद कुछ रिजल्ट आया होगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के बाद कुछ रिजल्ट आया होगा. ठीक है, जो इनके डिवीजन के बाद रिजल्ट आया उसको एक रीऑर्डर बफर, लेट से एस था, उसमें स्टोर कर लिया. और इसका जो आउटपुट आया सब्ट्रैक्शन के बाद, वो आपने एक टेम्पररी रीऑर्डर बफर टी में स्टोर कर लिया. मींस अभी रजिस्टर फाइल आपने अपडेट नहीं की. उसके बाद कौन एग्जीक्यूट होगा? I2 एग्जीक्यूट होगा. I2 आप बोल सकते हो I2 एग्जीक्यूट होगा तो ये डायरेक्टली कहां पे स्टोर करेगा? रजिस्टर फाइल में करेगा, रजिस्टर फाइल में. अब ये रजिस्टर फाइल में वैल्यू अपडेट करेगा. उसके बाद क्या करो? एस और टी की वैल्यूज थी वो कहां पे स्टोर करवा दोगे? रजिस्टर फाइल में. एस वाली वैल्यू कहां पे करवा दोगे? R4 में. और टी वाली वैल्यू किस में स्टोर करवा दोगे? R3 में. क्लियर है? अब आप देख सकते हो जो लेटेस्ट R3 की वैल्यू होगी वो किसने अपडेट की होगी? I4. दैट इज करेक्ट. क्लियर है? सो नोट डाउन करो. ये आप बोल सकते दीज आर रीऑर्डर बफर्स और टेम्पररी बफर्स. ये सीक्वेंस आप लिख सकते
हाँ फिर देखते हैं, जितना पॉसिबल है उतना कंपाइलर करेगा, नहीं है तो फिर नहीं करेगा, जितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। आउट ऑफ ऑर्डर करवाएगा, जब करवाएगा कोई टेम्पररी स्टोरेज में स्टोर करवा के, अगर पॉसिबल है तो करवाएगा। हाँ तो क्या दिक्कत हो गई, जिसमें डिपेंडेंसीज हैं ऐसे रिजोल्व कर लो, हमेशा रिजोल्व हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या आप बोल सकते हो जो भी आउट ऑफ ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस है उनका रिजल्ट को टेम्पररी बफर में आप स्टोर करो, फाइनली जब कोई भी डिपेंडेंसी ना बचे उसके बाद उनको अपडेट कर दो रजिस्टर फाइल्स, ठीक है। ओके, राइट डाउन। राइट डाउन। hazards, write down hazards, write down hazard is a delay, hazard is a delay. Second point, delay creates or causes delay creates extra cycles, और आप बोल सकते हो extra cycles in the pipeline. Delay creates extra cycles in the pipeline. Next point, extra cycle without new input insertion, is called stall cycle. Stall cycles. Write down next one. Three kinds of dependencies. Three types of dependencies causes three kinds of hazards. Three kinds of hazards. First one, write down structural hazards. जो स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसीज की वजह से क्रिएट होती है उनको बोल सकते हो स्ट्रक्चरल, ठीक है, हैजर्ड्स। नेक्स्ट वन, डेटा हैजर्ड्स, एंड थर्ड वन इज कंट्रोल हैजर्ड्स। राइट डाउन। डेटा हैजर्ड्स आर, यही अपने सिलेबस में सेकंड वन, डेटा हैजर्ड्स। राइट डाउन। डेटा हैजर्ड्स आर classified into three categories based on the order of read and write operations. Read and write operations. First one, write down RAW, read after write.
hazard. Second one is WAR, write after read, hazard. Third one is write after write, hazard. Write down. Next point, RAW hazard. RAW hazard is, or RAW hazard occurs when instruction J tries to read the data before instruction I reads it. Before instruction I reads it. ठीक है, कहीं पे भी आप लिख लेना ब्रैकेट में, जहां पे भी आई और जे आप बोल सकते हो, आई के बाद जे है, ये सीक्वेंस है, कोई ith इंस्ट्रक्शन था उसके बाद जे है, ठीक है। तो RAW में आप बोल सकते हो क्या होगा, एक बार देखना RAW, यस यू ओनली टेल मी, इंस्ट्रक्शन जे ट्राइज टू राइट द डेटा बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड्स इट। तो अल्टीमेटली ये क्या हो गई, दैट इज व्हाट, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी, यही होती थी, यस ये वाला साइन आएगा, इसका आउट इसका इन, तो ब्रैकेट में लिखना, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्रू डेटा डिपेंडेंस, ट्रू डेटा डिपेंडेंस। हाँ जी, रो को क्या बोलते हैं, ट्रू डेटा डिपेंडेंस। नेक्स्ट वन, WAR occurs when WAR hazard occurs when instruction J अभी RAW में आपने क्या लिखा था, इंस्ट्रक्शन J, हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्राइज टू राइट द डेटा, tries to write the data before instruction I reads it. Before instruction I reads it. Reads it. Sorry, आपने RAW में क्या लिखा था, before instruction I writes it, आपने क्या लिखा था, writes it। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में क्या लिखोगे, सेकंड के, कौन सी डिपेंडेंसी, आउटपुट है या एंटी है, बोलिए, एंटी। तो सेकंड के ब्रैकेट में लिखना, दैट इज एंटी डिपेंडेंसी, एंटी डिपेंडेंसी। राइट डाउन नेक्स्ट वन, WAW hazard occurs when instruction J tries to write the data, before instruction J writes it. Before instruction J writes it. Instruction I writes it. तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना, दैट इज आउटपुट डिपेंडेंसी। ठीक है,
सो आप बोल सकते हो, ध्यान से देखना, सेम है, कोई भी डिफरेंस, ध्यान से देखना, रीड आफ्टर राइट, तो आप बोल सकते हो ये क्या होगा, रीड आफ्टर राइट। ध्यान से देख लेना, रीड आफ्टर राइट क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। यस, पहले आप बोल सकते हो, जब इनको आप बोल सकते हो रीड आफ्टर राइट का मतलब क्या हुआ, इंस्ट्रक्शन जे क्या कर रहा है, पहले राइट करने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। बिफोर इंस्ट्रक्शन आई रीड्स इट, तो आप बोल सकते हो आर ए डब्ल्यू मीन्स, यस, जो आईएथ इंस्ट्रक्शन है उसका कौन सा रजिस्टर होना चाहिए, आउट, और जो जेएथ है उसका क्या होना चाहिए, इन। डब्ल्यू ए आर में बोल सकते हो, यस, ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, राइट आफ्टर रीड, क्लियर है, दिस इज राइट आफ्टर रीड, और ये क्या था, रीड आफ्टर राइट, क्लियर है। थर्ड वन आप बोल सकते हो राइट आफ्टर राइट, तो आप बोल सकते हो दोनों के आउटपुट रजिस्टर्स क्या होने चाहिए, मैच होने चाहिए, क्लियर है। ओके, अब ध्यान से सुनना, एक बार एक दो एग्जांपल लेते हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं इन हैजर्ड से, पूछेगा कितने आर ए डब्ल्यू हैं, कितने डब्ल्यू ए आर है। ट्रू डिपेंडेंसी में मैंने आपको लिखवाया था, क्या लिखवाया था, कि अगर एडजेसेंट इंस्ट्रक्शंस हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी, बट ऐसा ट्रू नहीं है ऑलवेज, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक सिर्फ इसमें ही ध्यान रखना है, ध्यान से देखना। लेट्स से कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपने रैंडमली लिखे, लेट्स से ऐड आर नॉट R1 R2, नेक्स्ट आपने लिख दिया मल्टीप्लीकेशन, रैंडमली कुछ भी लिख रहे हैं R3, लेट्स से R0 R4, देन अगेन आपने लिख दिया लेट्स से एडिशन, लेट्स से आपने लिख दिया लेट्स से R4 सॉरी R5 लेट्स से R0 लेट्स से R6, और एक और लिख दिया डिवीजन, लेट्स से दैट इज R3 R7 R8। ध्यान से देखना, इसमें पूछेगा कितने RAW हैं, कितने WAR हैं, कितने WAW। ध्यान से देखना, तीनों हैजर्ड्स देखते हैं। पहली बात देखेंगे, ध्यान से देखना, यस, RAW के लिए कौन सी डिपेंडेंसी देखेंगे, ट्रू डेटा डिपेंडेंसी। ट्रू डेटा डिपेंडेंसी का मतलब मैंने लिखवाया था कि एडजेसेंट में मिलेगी, बट जरूरी नहीं है वैसा हमेशा एडजेसेंट में मिलेगी, ये गारंटेड है। एडजेसेंट में अगर मैचिंग हो रही है तो आप बोल सकते हो दैट इज गारंटेड RAW। तो आप बोल सकते हो RAW कितने हैं यहाँ पे, यस, एक तो ये है, बोलिए, इसका आउट रजिस्टर, इसका इन, ये मैच हो रहे हैं। एक आप बोल सकते हो ये भी है, क्लियर है, RAW। इसके अलावा कोई मैच हो रहा है, ध्यान से देखना, R3 इधर कहीं पे भी नहीं है, R5 कहीं पे भी नहीं है, कोई नहीं मैच हो रहा, तो आप बोल सकते हो RAW हैजर्ड्स कितने आएंगे इसमें, 2, क्लियर है। नेक्स्ट वन ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना, और WAR ये कितने कितने मैच हो रहे हैं, देखते हैं एक बार, इधर से कोई मैच हो रहा है, बोलिए कोई मैच हो रहा है क्या, हाँ, कोई मैच नहीं हो रहा, तो WAR कितने आएंगे, 0। WAW कितने आएंगे, ध्यान से देखना, WAW कितने आएंगे, R3 एक ही मैच हो रहा है तो कितने आएंगे, 1, क्लियर है, कोई दिक्कत है इसमें। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखना, एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट आपको पिक करना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखना। एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ, लेट्स से दिस इज एग्जांपल नंबर 1, एक और एग्जांपल हम लिख रहे हैं, लेट्स से एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे आपने लिख दिया ऐड R0 R1 2 R2, नेक्स्ट आपने लिख दिया लेट्स से मल्टीप्लीकेशन R3 R0 R4, नेक्स्ट आपने लिख दिया लेट्स से डिवीजन, आपने लिख दिया R0 R5 R6, एक और लिख दिया आपने लेट्स से सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से R3 और लेट्स से R7 R8, यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से एक और लिख दिया एडिशन, यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से R4 यस R9 R10। ध्यान से देखना, ठीक है, क्लियर है, या यहाँ पे आपने लिख दिया लेट्स से R9, ध्यान से देख लेना, क्लियर है। ये एक एग्जांपल लिखा मैंने, पहले ध्यान से देखना, पहले RAW को छोड़ो आप, पहले आप WAR और WAW ये हैजर्ड्स देखोगे, मींस आउटपुट देखोगे, और क्या देखोगे, एंटी, दिस इज एंटी, दिस इज आउटपुट। एंटी और आउटपुट डिपेंडेंसी देखने के लिए ब्लाइंडली कोई भी आप बोल सकते हो दो इंस्ट्रक्शंस देखना, जितने भी दो दो के पेयर बने सभी में चेक करना, कितने पेयर बनेंगे, 2 के यहाँ पे 5C2, उन सभी में आप बोल सकते हो 5C2 बनेंगे, मीन्स आप बोल सकते हो I1 I2 में देखोगे, I1 I3 में देखोगे, I1 I4 में देखोगे, I1 I5 में देखोगे, I2 I3 में, सभी में देखोगे जितने भी पेयर्स हैं, कोई मैच हो रहा है क्या, ध्यान से देखना। यस, WAR का मतलब क्या हुआ, एंटी, एंटी का मतलब क्या हुआ, यस, ये ध्यान रखना, दिस इज एंटी। एंटी देखना, ध्यान से देखना, आपको कुछ इंटर शेड्यूल करके नहीं करना है, कुछ भी ऑर्डर आपको नहीं चेंज करना है,
हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि रीशेड्यूलिंग होती है, शेड्यूलिंग होती है, उसके बाद क्रिएट हो सकती है। ठीक है, ध्यान से देखना। एनटी के लिए कोई मैच हो रहा है क्या? ध्यान से देखना। यस, सेकंड एंड थर्ड, ये आर नोट मैच हो रहा है। उसके अलावा आप बोल सकते हो ये R4, ये R4 मैच हो रहा है। कितनी आ गई? WAR कितनी आ गई? 2। आउटपुट के लिए क्या देखेंगे? यस, जितने भी इंस्ट्रक्शंस उनमें कोई भी दो इंस्ट्रक्शंस के पेयर उठाओगे, उसमें क्या हो? आउटपुट रजिस्टर्स क्या हो? सेम। यस, कौन कौन से हैं? R0 एंड R0, R3 एंड R3। तो आप बोल सकते हो WAW भी कितनी आ गई यहाँ पे? 2। क्लियर है? नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट RAW, ध्यान से देखना। यस, मोस्टली कई जगह आप देखोगे, कुछ इंस्टीट्यूट्स में भी, ठीक है, वहां पे आप बोल सकते हो, वहां पे लिखवाया हुआ है ट्रू डेटा डिपेंडेंसी क्या होती है? ऑलवेज इन एडजेसेंट। क्लियर है? बट ऑलवेज एडजेसेंट नहीं होती, इसके अलावा भी हो सकती है। ध्यान से देखना, उन्होंने जो कंसेप्ट बनाया वो अलग है। ध्यान से देखना। यस, एक बार देखना, ये आप बोलना ये एक ट्रू डेटा डिपेंडेंसी है या नहीं? उसके बाद ध्यान से देखना, ये भी एक ट्रू डेटा डिपेंडेंसी है। ध्यान से देखना, ये वाली ट्रू डेटा डिपेंडेंसी है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इन बिटवीन आर नोट क्या हो चुका है? अपडेट हो चुका है। अब इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? ये ध्यान रखना आपको। फिर से बोल रहा हूं, अगर मान लो ये आर नोट नहीं होता तो आप बोलते हैं कि यस ये आर नोट इस पे भी डिपेंडेंट है और ये आर नोट इस पे डिपेंडेंट है, बट फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ये एग्जीक्यूट होगा, फिर ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद थर्ड एग्जीक्यूट होगा, तो आर नोट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपडेट। अब ये अपडेट हो गई, अब इस आर नोट की वैल्यू इस आर नोट पे डिपेंडेंट नहीं। क्लियर है? कोई डाउट है? तो अगर बताओ इसमें आर नोट यहाँ पे मिसिंग होता तो भी कितनी आती? 2 आती, एक ये आती और एक ये आती। क्लियर है? आप ध्यान से देखना, एक गेट में एक क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना, पहले बता रहा हूं, तो उसमें WAR पूछा था, WAW पूछा था, RAW पूछा था। तो उस RAW में उसने क्या किया? ये एक RAW था, उसके बाद फिर अपडेट करवा दिया, फिर एक RAW था, उसके बाद फिर अपडेट करवा दिया। तो अल्टीमेटली मान लो जिसको नॉलेज नहीं इस चीज की, वो एक अपना कंसेप्ट बना लेगा। क्यों नोट यार? कि ये ट्रू डेटा डिपेंडेंसी किस में देखते हैं? सिर्फ एडजेसेंट में देखते हैं, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, इसलिए आपकी बुक में भी वो इनकरेक्ट आंसर मिलेगा उस क्वेश्चन का। आप करेक्ट कर दिया हो तो पता नहीं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि वहां पे पढ़ाया ऐसा ही जा रहा था, तो वैसे आंसर्स थे, तो ये एक इनकरेक्ट लॉजिक था वहां पे आपको जो देखना है। ठीक है, true data dependency not always adjacent, we can say that if instructions are not adjacent then also we can get RAW, provided we can say that that particular register is not updated in between। क्लियर है? कोई डाउट है? ये दोनों एग्जांपल नोट डाउन करो, उसके बाद हाँ जी। हाँ, दो ही रहेंगी, हो जाए, लेकिन ध्यान से देखना, वो हो सकता है, बट ये जितने भी हैजर्ड्स देख रहे हैं कि ये शेड्यूलिंग वीड्यूलिंग के बाद में आएंगे, उसके बाद क्या पता ये आर नोट जब शेड्यूलिंग करो तो ये वाला इंस्ट्रक्शन इस वाले इंस्ट्रक्शन के साइड बाय साइड रख दिया जाए, तो वो क्रिएट हो सकती है। दैट इज द मीन। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, केयरफुली मैं नोट डाउन भी करवा दूंगा, बट ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें बाई चांस ये अपडेशन थी। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना RAW कितनी, यहाँ पे 2, कितनी है? 2। और यहाँ पे भी आर नोट कर देते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना, ये आर नोट कर देते हैं यहाँ पे, तो कितनी आ जाएंगी? RAW 3 आ जाएगी। ये आर नोट बना दिया मैं, अब ये भी आएगी। ठीक है, राइट डाउन नोट। नोट में आप लिखेंगे
check every pair of instructions, check every pair of instructions to find out the WAR and WAW. To find out WAR and WAW hazards, next point, for RAW hazards also ऐसे लिखना, for RAW instructions, comma, for RAW hazards, sorry, not instructions, for RAW hazards, comma, check every pair of instructions, check every pair of instructions provided out register is not updated in between. Out register is not updated in between. क्लियर है ये? कोई डाउट है? ठीक है, ओके, हाँ, ये लिख लिया, ये वाला नोट डाउन कर लिया. So write down, consider the following program segment. Consider the following program segment. Find out RAW, WAR and WAW hazards. Find out the number of RAW, WAR and WAW hazards.
हाँ जी, RAW कितनी है? RAW देखेंगे, एक ये है, हाँ, एक ये है, दो, एक आप बोल सकते हो ये है, तीन, एक आप बोल सकते हो ये भी है, चार, और एक ये भी है, पांच। ये वाली नहीं होगी, ये वाली, ठीक है। R3 अपडेट हो गया ना इन बिटवीन, ठीक है। बट अगर आप और देखोगे मेडिजी के सॉल्यूशंस में या वहां पे अगर आप देखोगे तो वो RAW को क्या ज्यूम कर रहा है, सिर्फ एडजेसेंट का चेक करता है। दैट इज इनकरेक्ट लॉजिक, ठीक है। WAR एक तो ये हो गया R4 में, एक R2 में, दो, एक ये R3 तीन, एक R5 कितना हो गया, चार, चार ही है। क्या ज्यादा हो जाएंगे? हाँ हाँ, क्या आ जाएगा? WAR बोल रहे हो आप? हाँ, ध्यान से देखना, I2 एंड I5 में, I2 एंड I5 की बात करें तो एंटी का मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना आपने क्या लिखा है यहाँ पे, R3 ये आपने क्या लिखा, ट्रू। ट्रू का मतलब है जब सीक्वेंस में चलेंगे। ध्यान से देखना, I5 और I2 को अगर आप ऊपर ले गए तो फिर ट्रू डेटा डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी इन दोनों के बीच में, जो R3 के बीच में थी, ठीक है। एक और क्रिएट हो गई, बट आप बोल सकते हो ये वाली एलिमिनेट हो गई, ठीक है। हाँ, तो अल्टीमेटली आपका मतलब है जो सीक्वेंस में गिवन है उसी सीक्वेंस में आपको लिख के देखना है, नथिंग एल्स, ठीक है। ये सीक्वेंस है, इंटरचेंज के बाद ये जनरेट हो सकती है, ठीक है, उस वे में आपको लिखनी है। अदरवाइज इंटरचेंज करने के बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो अलग अलग आंसर्स आ सकते हैं। सभी के, हाँ, ऊपर नहीं जाना, ठीक है। ऊपर में तो वो ऑलरेडी आ चुका है उसमें, दूसरे वाले हैजर्ड में, ठीक है। तो WAR कितनी आई आपकी? WAR फिर से देखते हैं, यस, कौन कौन सी थी, ये वाला देखेंगे, R4 R2 दो, R3 तीन, R5 चार, इसके अलावा कोई है? तो ये चार आ गई। आउटपुट में क्या क्या मैच हो रहे हैं, R3 बस एक ही हो रहा है, तो 1 आ गया, ये आंसर आएगा। राइट डाउन नेक्स्ट वन, राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, performance evaluation in pipeline with stalls, with stalls। तो स्टॉल्स की वजह से आप बोल सकते हो कुछ परफॉर्मेंस कम होगी, होगी या नहीं? तो उसके कुछ दो तीन फॉर्मूलाज हैं, वो आप नोट डाउन कर लो, उसके बाद पाइपलाइन कंप्लीट। और पाइपलाइन के फिर क्वेश्चंस आप सारे कर सकते हो जितने क्वेश्चन करवाएंगे आज। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इन पाइपलाइन विद स्टॉल्स, दैट इज द हेडिंग। राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन, speed up is equals to यस, कैपिटल एस आप लिख सकते हो, एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इन नॉन पाइप इनटू साइकिल टाइम, बोल सकते हैं इन नॉन पाइप
डिवाइडेड बाई क्या आएगा, एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इन पाइप इनटू साइकिल टाइम इन पाइप। बोल सकते हैं या नहीं, बोलिए। पाइप और नॉन पाइपलाइन का स्पीड अप ऐसे लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत है? इसी फॉर्मूला को आप लिख सकते हो, स्पीड अप इज इक्वल्स टू साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, वही तो होता है एवरेज, यस, इन नॉन पाइप इनटू साइकिल टाइम इन नॉन पाइप डिवाइडेड बाय एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम इन पाइप। इसको आप क्या लिख सकते हो, सीपीआई इन पाइप इनटू साइकिल टाइम इन पाइप। लिख सकते हैं ऐसे, एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम का मतलब है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, नथिंग एल्स। राइट डाउन द आइडियल सीपीआई ऑफ पाइपलाइन, the ideal CPI of pipeline is always almost equal to 1, almost equal to 1, but due to the dependencies some extra cycles are added, therefore S is equals to, क्या लिख सकते हो बोलो, इसको हमने लिख दिया सीपीआई ऑफ नॉन पाइप इनटू साइकिल टाइम ऑफ नॉन पाइप डिवाइडेड बाय, आप बोल सकते हो क्या लिखेंगे, बोलिए, ध्यान से देखना। अगर आप बोल सकते हो सक्सेसफुल पाइपलाइन होती तो सीपीआई क्या होता, 1, बट यहाँ पे कुछ स्टॉल्स आ सकती हैं तो ओवरऑल सीपीआई लिखना पड़ेगा कि पर इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल्स लग रही है, तो उसको आप लिख सकते हो। वैसे तो क्या होता था, ये 1 प्लस क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ स्टॉल्स, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना, नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, हैश मींस नंबर ऑफ, हमेशा 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना, इधर सुनना, एक बार सुनना। मान लो टोटल आपके पास कितने इंस्ट्रक्शंस थे, 10, और आपने देखा कि यहाँ पे स्टॉल्स कितनी क्रिएट हुई, 2, तो आप बोल सकते हो नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन कितनी आ गई, 2/10, दैट इज व्हाट, 0.2, ऐसे आएगा कुछ, हमेशा ऐसा ही आएगा। तो ये आप बोल सकते हो 1 प्लस 0.2 कितना है, 1.2, ठीक है। 1.2 का मतलब है ऑन एन एवरेज 1.2 साइकिल्स लग रही है पर इंस्ट्रक्शन। तब अगर ये मान लो 0 हो तो यहाँ पे 0 पुट कर देना, ठीक है। हाँ जी, कितने भी आओ, टोटल पूरे इंस्ट्रक्शंस कितने हैं और टोटल स्टॉल्स कितनी आ रही है, total number of stalls divided by total number of instruction, that will be the number of stalls per instruction, ठीक है, क्लियर है, यस। इनटू आप बोल सकते हो साइकिल टाइम इन पाइप। राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, when all the stages of pipeline are perfectly balanced, then cycle times in pipe
will be equals to cycle time in non-pipe. Cycle time in pipe will be equal to cycle time in non-pipe. इसका मतलब ये हुआ कि जब परफेक्टली बैलेंस था तो आपने देखा था, मान लो 2 नैनो सेकंड सबकी डिलेज थी, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो 2 नैनो सेकंड सबकी डिलेज थी, तो आप बोल सकते हो यहाँ पे टीपी आपने क्या लिया था 2 नैनो सेकंड, ये लिया था 2 नैनो सेकंड। इसका मतलब साइकिल टाइम क्या था 2, पाइप में भी, अगर नॉन पाइप में भी लगाओगे तो आप कितना आएगा 2 तो उसमें भी कितना रहेगा साइकिल टाइम 2 नैनो सेकंड। उस मोमेंट पे आप बोल सकते हो स्पीड अप को आप क्या लिख सकते हो, साइकिल टाइम अगर दोनों इक्वल हो गए तो ये कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा, दैट इज सीपीआई इन नॉन पाइप डिवाइडेड बाई आप बोल सकते हो 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है, राइट ऑन नेक्स्ट वन। Write down. When all the instructions are taking same number of cycles, then execution time of one instruction in non-pipeline is equal to pipeline depth. ठीक है, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन पाइप में मान लो आपने क्या अज्यूम किया है, सारे इंस्ट्रक्शन, ध्यान से देखना, हर इंस्ट्रक्शन कितनी, हर स्टेज में क्या साइकिल ले रहा है, सेम, दैट इज 1 अज्यूम करके चल रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आप बोल सकते थे नॉन पाइप में कोई भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी साइकिल्स लेगा, जितनी उसकी पाइपलाइन क्या होगी, डेप्थ। नॉन पाइप में ऐसा ही तो होता था, हर इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेगा, के साइकिल्स लेगा या नहीं के, तो उस केस में आप बोल सकते हो स्पीड अप क्या बन जाएगा, दैट इज पाइपलाइन डेप्थ अपॉन क्या बोल सकते हो, यस, दैट इज इक्वल्स टू 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। कोई डाउट है इसमें, बोलिए। वहां का सीपीआई नॉन पाइप का क्या हो जाएगा, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, हर इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी साइकिल चाहिए, के नंबर ऑफ साइकिल जितनी स्टेज होंगी। पाइपलाइन डेप्थ मींस कितनी स्टेज है। तो नॉन पाइप में आप एक एक इंस्ट्रक्शन को ऐसे एग्जीक्यूट करवा रहे थे, तो एक इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी साइकिल्स लग रही थी, जितनी स्टेजेस थी, तो वही लिखा मैंने, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन मींस हर इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी साइकिल लगेंगी, जितनी क्या होंगी स्टेजेस। पाइपलाइन डेप्थ का मतलब क्या हुआ, दैट इज के वैल्यू, नंबर ऑफ स्टेजेस। कोई डाउट है इसमें, क्लियर है क्या? एक आपने स्पेस टाइम डायग्राम बनाया था, उसमें नॉन पाइपलाइन में हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया था कि हर इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के लिए कितनी साइकिल लग रही थी, जितनी क्या थी, नंबर ऑफ स्टेजेस। तो वही तो लिखा, इसका मतलब क्या, साइकिल पर इंस्ट्रक्शन इन नॉन पाइपलाइन मींस हर इंस्ट्रक्शन के लिए कितनी साइकिल चाहिए, जितनी क्या होंगी, नंबर ऑफ स्टेजेस, दैट इज नोन एज व्हाट, पाइपलाइन डेप्थ। किसको? सीपीआई का मतलब होता है साइकिल पर इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन के लिए के नंबर ऑफ साइकिल्स लगती है नॉन पाइप में। कब लगती हैं, जब सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस क्या लें, सेम नंबर ऑफ साइकिल्स दैट इज इक्वल टू 1 इन एवरी स्टेज। ठीक है, कोई डाउट है इसमें, क्लियर है? ओके, तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जब आपकी स्टॉल्स आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, अल्टीमेटली आपको देखना है आपको क्या इवेलुएट करना है, ध्यान से देखना। ये तो मान लो आपने स्पीड अप किसके कंपैरिजन के लिए लिखा, एक नॉन पाइप और एक पाइप के लिए। कई बार वो क्या करवाएगा, दो पाइपलाइनिंग को कंपेयर करवाएगा, तो ऊपर भी पाइप आएगा, नीचे भी पाइप आएगा, इसकी सीपीआई लिखोगे, उसकी सीपीआई लिखोगे, तो ये वाला फॉर्मूला ही आप बोल सकते हो न्यूमरेटर में भी आएगा, डिनोमिनेटर में भी आएगा, बट वो अलग अलग पाइपलाइन के लिए आएगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट है? ठीक है, कई बार एक ही पाइपलाइन गिवन होगी तो उसमें ये फॉर्मूला लगा सकते हो,
इसी फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हो, इसी फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, और साइकिल टाइम आपको पता है तो ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, साइकिल टाइम। तो अल्टीमेटली आप बोल सकते हो, यस ध्यान से देखना, अगर नेक्स्ट एक और फॉर्मूला लिखें तो वो फॉर्मूला आप क्या लिख पाओगे, ध्यान से देख लेना, नथिंग एल्स। ये सारे फॉर्मूलाज आपने लिखे, मोस्टली क्वेश्चंस में क्या यूज होगा, ध्यान से देखना। यस, मोस्टली में आप बोल सकते हो, यस यू ओनली टेल मी। पाइपलाइन में अगर आपको एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है, एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इन पाइप, ध्यान से देखना, वो कैसे लिख सकते हो सिंपली, या स्टॉल्स के साथ कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शंस, वी कैन से दैट इनटू आप क्या लिख सकते हो, दैट इज साइकिल टाइम। ये आप बोल सकते हो दैट इज एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम इन केस ऑफ एनी पाइपलाइन। कोई डाउट है? साइकिल पर इंस्ट्रक्शन अगर 1 है तो ये 1 रह जाएगा, ये 0 आ जाएंगे, फिर ये 0 आ जाएगा तो मीन्स आप बोल सकते हो साइकिल टाइम आएगा, वही आप बोल सकते हो हर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन टाइम होगा। ठीक है, अगर कंप्लीटली प्रोग्राम का लिखना होता तो नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन से मल्टीप्लाई कर देते, नथिंग एल्स। क्लियर है? कोई डाउट है? ओ, ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा। अब इस फॉर्मूला में आप मुझे बताना, ये जो टर्म है नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, इसको आप बोल सकते हो नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। मैंने बताया मान लो 100 इंस्ट्रक्शन है और टोटल 10 स्टॉल्स क्रिएट हुई हैं सब मिला के, तो कितना आएगा ये 10/100, दैट इज व्हाट 0.1। ठीक है, जो भी है, ठीक है, आएगा 0.1। बट इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन पहले देखेंगे, या आप बोल सकते हो जब मान लो कई बार कंट्रोल डिपेंडेंसी की बात आ जाए, कई बार आ जाएगी ऐसी, तो कंट्रोल डिपेंडेंसी का मतलब है कि ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की वजह से कितनी स्टॉल्स क्रिएट हो रही हैं पर इंस्ट्रक्शन। तो आप बोल सकते हो उस केस में आप इसको ऐसा लिख सकते हो, क्या लिखोगे उस केस में, किस केस में, जब ब्रांच की वजह से स्टॉल्स आ रही है। ठीक है, और भी वजह से आ सकती है। ठीक है, ब्रांच की वजह से आ रही हो तो आपको क्या गिवन होगा, कुछ ब्रांच फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। ब्रांच फ्रीक्वेंसी का मतलब ये हुआ कि उस पूरे प्रोग्राम में कितने इंस्ट्रक्शंस ब्रांच इंस्ट्रक्शंस है, और इनटू क्या कर देंगे, ब्रांच पेनल्टी। ध्यान से देखना, ब्रांच पेनल्टी का मतलब ये हुआ कि हर ब्रांच की वजह से कितनी एक्स्ट्रा साइकिल्स आ रही। क्लियर है? तो आपको अगर क्वेश्चन में गिवन होगा कई बार कि कितने इंस्ट्रक्शंस है, ब्रांच इंस्ट्रक्शंस लेट्स से 80%, ठीक है, एंड ब्रांच पेनल्टी आपको पता है कैसे निकालते हैं, या तो गिवन होगी, आपको पता है स्टेजेस की फंक्शनैलिटी गिवन होगी, वहां से पता चल जाएगा। तो ब्रांच पेनल्टी मान लो कितनी है, लेट्स से आप बोल सकते हो लेट्स से कितनी है, 2 हो सकती है। तो आप क्या लिखोगे, अल्टीमेटली नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन कितनी आएगी, 0.8 इंटू 2, दैट इज व्हाट वी कैन से दैट 1.6। क्लियर है? तो ये गिवन होगी जो भी फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब आपकी ब्रांच की वजह से कोई स्टॉल्स क्रिएट हो, तो वहां पे आपको ये पैरामीटर्स गिवन होंगे, ये पैरामीटर्स गिवन होंगे, या कई बार ये आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, उसके बाद आपको ये मिलेगा 1 प्लस ये करोगे इनटू साइकिल टाइम। यस, कंप्लीटली आप बोल सकते हो एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम आपको मिलेगा। एवरेज मींस पर इंस्ट्रक्शन। ठीक है? ठीक है, ब्रांच का मतलब है ब्रांच इंस्ट्रक्शन की वजह से स्टॉल आता है, और भी आ सकती है, डेटा डिपेंडेंसी की वजह से भी आ सकती है। ये तो कंट्रोल डिपेंडेंसी, हाँ गिवन होगा, वहां पे साइकिल डायग्राम बनाओगे कितनी आ रही है स्टॉल्स, उसके हिसाब से हो जाएगा वहां पे। स्टॉल्स तो देखनी पड़ेंगी, बट इसमें मोस्टली ये ऐसी इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा मिलते हैं, तो बेनिफिशियल हो। अभी आपने एक फॉर्मूला लिखा था, ध्यान से देखना, स्पीड अप क्या लिखा था, पाइपलाइन डेप्थ अपॉन क्या लिखा था, 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। ध्यान से देखना, इधर सुनना, इस फॉर्मूला के आगे लिखना
अगर मान लो एक भी स्टॉल नहीं आई, ध्यान से देखना, पूरे प्रोग्राम में एक भी स्टॉल नहीं आई, तो नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन कितनी हो जाएंगी? 0। तो ये कितना हो जाएगा? k/1। तो स्पीड अप कितना आ जाएगा? k, दैट इज मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम आपको बताया था वो कब आएगा? जब 100% एफिशिएंसी हो। क्लियर है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इस फॉर्मूला के आगे, यस वी कैन से दैट, यस ऐसे लिख लेना। हाँ, वो सक्सेसफुल पाइपलाइन होगी और मैक्सिमम स्पीड अप के आ सकता है, वो आपको बताया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लेना स्पीड अप इज इक्वल्स टू के, speed up is equals to k, then there will be 100% efficiency, then there will be 100% efficiency and there will be no stalls, there will be no stalls. in general क्या आएगा? नीचे लिखना in general क्या लिखोगे? s is always less than equals to k, k in general. हाँ, बस वो नाम गिवन है और क्या मतलब उससे। सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल का मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेट ऐसे होगा ही नहीं, उसमें एफिशिएंसी कम आ जाएगी और क्या, टेक्निकली ये टर्म्स हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये सारी आपकी पाइपलाइन कंप्लीट हो गई, अब कुछ नहीं बचा पाइपलाइन में। सारे क्वेश्चंस आप कर सकते, एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे ट्राई कर, राइट डाउन। राइट डाउन। फर्स्ट क्वेश्चन, ये 2013 का क्वेश्चन, 2 मार्क्स में। राइट डाउन। कंसिडर एन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन, consider an instruction pipeline with 5 stages, with 5 stages without any branch prediction, without any branch prediction. ब्रांच प्रेडिक्शन का मतलब ये हुआ कि ब्रांच प्रेडिक्शन के लिए जो बफर था वो यूज नहीं कर रहे। हाँ, वो अगर यूज करते हो तो आपने देखा था कि मोस्टली आपकी स्टॉल्स को वो मिनिमाइज ही कर देते हैं। वो यूज नहीं हो रहा, तो जब भी आपके ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आएंगे, जंप इंस्ट्रक्शंस आएंगे, तो स्टॉल्स क्रिएट होंगी, कभी होंगी कभी नहीं भी होंगी, डिपेंड करेगा कंडीशनल है अनकंडीशनल है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। राइट डाउन। फेच इंस्ट्रक्शन fi ब्रैकेट में लिखना, फेच इंस्ट्रक्शन fi कॉमा डिकोड इंस्ट्रक्शन di, decode instruction di, next one fetch operand that is fo, fetch operand that is fo, comma execute instruction that is ei, execute instruction that is ei, and write operand that is wo, राइट ऑपरेंड दैट इज w। ये 5 स्टेजेस गिवन। ठीक है, क्लियर है? यहां पे देखो अलग अलग है, पहले क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शन फैच, फिर क्या हो रहा है? इंस्ट्रक्शन डिकोड, उसके बाद ऑपरेंड फैच हो रहा है, उसके बाद एग्जीक्यूट है, उसके बाद राइट। ठीक है, वो गिवन होगा जो भी गिवन है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, राइट डाउन। नेक्स्ट वन, द स्टेज डिलेज आर 5 नैनोसेकंड, 7 नैनोसेकंड, 10 नैनोसेकंड, 8 नैनोसेकंड and 6 nanoseconds respectively.
5, 7, 10, 8, 6 respectively. Write down. There are intermediate storage buffers. There are intermediate storage buffers after each stage. After each stage, and delay of each buffer is 1 nanosecond. Delay of every buffer is 1 nanosecond. Next, a program consists of 12 instructions. 12 instructions, ब्रैकेट में लिखना I1, I2, I3 up to I12. are executed in pipelined processor. Are executed in pipelined processor. Next, instruction I4. Instruction I4 is the only branch instruction. Is the only branch instruction, and its branch target is I9. I9 if the continuation में है. I9 if the branch is taken. If the branch is taken during execution of this program, full stop, execution of this program, full stop, the time in nanoseconds needed to complete the program is needed to complete the program is. ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन से ऑब्जर्वेशंस देखनी है आपको. क्वेश्चन रीड आउट करो एक बार सभी. स्टेज ही आएंगी यहाँ पे, स्टेट कहां से आएंगी? क्वेश्चन रीड आउट किया आपने, तो आपने देखा कोई इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में गिवन नहीं है. जब इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में गिवन नहीं है तो आपको क्या कंक्लूड करना है कि डेटा डिपेंडेंसीज आप कंक्लूड नहीं कर सकते. ठीक है, मींस आपको पता है कि अगर इंस्ट्रक्शन गिवन होता तब पता चलता कहाँ पे किसका आउट है किसका इन है, डेटा डिपेंडेंसी है या नहीं. और डेटा डिपेंडेंसी होती है तभी आप क्या लगाते हो, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग. तो कोई इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में गिवन नहीं है तो मतलब कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है. और आप ये भी अज्यूम करके चलोगे कोई भी स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसीज नहीं है. ठीक है, इसमें ऑपरेंड फॉरवर्डिंग का यूज ही नहीं होगा ना, क्योंकि डेटा डिपेंडेंसी होती है तब लगाते हैं. और डेटा डिपेंडेंसी का पता तब चलेगा जब इंस्ट्रक्शंस गिवन. ठीक है, स्ट्रक्चरल डिपेंडेंसी के बारे में कुछ गिवन नहीं है तो उसको भी आप अज्यूम करोगे कि वो भी नहीं है. तो यहाँ पे ब्रांच इंस्ट्रक्शंस का कोई आप बोल सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. इसका मतलब यहाँ पे स्टॉल्स किसकी वजह से आएंगी, कंट्रोल डिपेंडेंसीज की वजह से. ठीक है, ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्लियर किया, उसके बाद एक बार ट्राई करो. तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इंस्ट्रक्शंस को अज्यूम करोगे इंडिपेंडेंट है, बट आपने देखा तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस की वजह से भी स्टॉल्स आती हैं, वो स्टॉल्स आपको कंसिडर कर.
कल मेमोरी स्टार्ट करेंगे। मेमोरी इंडिपेंडेंट है, अभी तक जो पढ़ा है आपने उससे इंडिपेंडेंट है मेमोरी। थोड़ा बहुत एड्रेसिंग मोड्स का यूज हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज मोस्टली आप बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट है मेमोरी की तरफ। उसका अभी तक जो पढ़ा उससे कोई लिंक नहीं है, और उससे 2 क्वेश्चंस फिक्स हैं मेमोरी से, पहले बता दे रहा हूं ना। ज्यादा ट्रिकी ये था पाइपलाइन वाला। मेमोरी में मोस्टली क्वेश्चंस थोड़ा ट्रिकी नहीं, थोड़ा एप्टीट्यूड कैसा आपको उस पर डिपेंड है, वो टफ नहीं है। 176 17 117। एक बार देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, सभी को प्रॉब्लम आती है, एक बार ध्यान से सुन लेना, एक बार सुन लेना, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स आपको ट्राई करना। एक बार सुनना, इधर सुनो। स्टेजेस क्या क्या गिवन है? फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फैच ऑपरेंड, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, देन राइट ऑपरेंड, यही है। तो एक साइकिल डायग्राम बना लेते हैं, ध्यान से देखना। लेट्स से दिस इज C1, this is let's say C2, then let's say C3, then C4। डेटा डिपेंडेंसीज का कोई भी कुछ भी मेंशन नहीं किया, इसका मतलब उनको अपन अज्यूम करके चलेंगे कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस ही गिवन नहीं है, तो आपको क्या पता। सिमिलरली स्ट्रक्चरल को भी आप बोल सकते इग्नोर करके चलोगे, बट वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, स्ट्रक्चरल से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस नहीं आते, बट डेटा डिपेंडेंसी और कंट्रोल डिपेंडेंसी से क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज्यादा इससे कंट्रोल से आते हैं और डेटा से, दोनों से। ऐसे चलती रहेंगी साइकिल्स। आगे देखेंगे फिर कितनी आएंगी, जो भी है, ठीक है। एक बार देखते हैं, जरा ध्यान से देखना। इंस्ट्रक्शन 1 आया, किसमें आएगा? फैच में। इनिशियली पीसी, ध्यान से देखना इंस्ट्रक्शंस कितने थे? 12। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो जैसे ही ये फैच होगा, पीसी में किसका एड्रेस आ जाएगा? I2 आएगा। उसके बाद आप बोल सकते हो सेकंड में ये कहाँ पे आ जाएगा? डिकोड में आएगा, और इंस्ट्रक्शन I2 इंसर्ट होके फैच में आ जाएगा। फैच होते पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? एड्रेस ऑफ I3। नेक्स्ट आप बोल सकते हो I3 इंसर्ट होगा, यहाँ पे आप बोल सकते हो ये क्या है? फैच ऑपरेंड है। ये क्या है? डिकोड में आ जाएगा। ये किस में आएगा? फैच में। फैच में आते ही पीसी की वैल्यू कितनी बनेगी? I4। क्लियर है? नेक्स्ट वन I4 आप देख सकते हो नेक्स्ट साइकिल में है, ये किस में आएगा? एग्जीक्यूशन में। ये आप बोल सकते हो फैच ऑपरेंड, ये आप बोल सकते हो DI में, ठीक है। और ये आप बोल सकते हो FI में, और पीसी क्या आ जाएगा? I5। क्लियर है? यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, टारगेट एड्रेस आपको रिस्क में कहां पे मिलता था? सेकेंड स्टेज में मिलता था या नहीं? यहाँ पे गिवन है I4 इज ए ब्रांच इंस्ट्रक्शन। कौन सा इंस्ट्रक्शन ब्रांच गिवन है? यस, ध्यान से देखना कौन सा है? I4। और टारगेट एड्रेस क्या है? I9। तो इस पर्टिकुलर पाइपलाइन में आप देख सकते हो, ध्यान से देखना, रिस्क गिवन नहीं है। अगर रिस्क गिवन नहीं है तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में मेंशन होगा कि टारगेट एड्रेस कब मिल रहा है। तो जब ये आप पढ़ोगे, एक बार रीड आउट करोगे, तो एक पॉइंट लिखा हुआ है, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है? टारगेट एड्रेस। यस, कब कब पता चलता है? टारगेट एड्रेस कब पता चलता है? ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। इस एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन स्टेज। ध्यान से देखना, इस एग्जीक्यूशन का मतलब क्या है? एग्जीक्यूशन स्टेज। उसको अंडरलाइन कर लेना, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, ठीक है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। तो अभी आप मुझे बताओ टारगेट एड्रेस मिल गया क्या? नहीं मिला है अभी तो। I4 ही गिवन था ना, कौन सा ब्रांच इंस्ट्रक्शन? I4 था। I4 का टारगेट एड्रेस क्या है? I9। बट वो I9 मिलेगा कब? फोर्थ स्टेज के बाद, बट अभी तक नहीं मिलेगा, तो कुछ अनवांटेड इंसर्ट होंगे इसमें। यस, आप बोल सकते हो I5 इंसर्ट होगा नेक्स्ट में, या ये फैच होगा। फैच होते पीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? I6।
ये आ जाएगा DI में, ये FO में आ जाएगा, ये EI में आ जाएगा और ये राइट ऑपरेंड में आ जाएगा। नेक्स्ट वन आप बोल सकते हो I6 फेच होगा, फिर 6 है तो PC में ये फेच हो गया और PC की वैल्यू कितनी हो जाएगी I7 और ये किस में आ जाएगा फेच ऑपरेंड में, ये आ जाएगा एग्जीक्यूशन में, ये राइट में आ जाएगा। उसके बाद ये किस में आएगा डिकोड में। नेक्स्ट वन ये I5 था ना, ये I6 था। नेक्स्ट वन I7 देखते हैं। I7 फेच होगा, फेच होगा, फेच होने के बाद PC की वैल्यू कितनी होगी I8, ये डिकोड हो रहा होगा, इसका फेच ऑपरेंड हो रहा होगा, इसका क्या हो रहा होगा एग्जीक्यूशन। अब I4 ध्यान से देखना, एग्जीक्यूशन के टाइम पे क्या मिलता है टारगेट एड्रेस। तो I4 जब एग्जीक्यूट हो रहा था मींस एग्जीक्यूशन स्टेज में था, उस टाइम पे आपको टारगेट एड्रेस मिला और वो टारगेट एड्रेस क्या था I9, सो PC विल बी रिप्लेस्ड विद टारगेट एड्रेस। क्लियर है, कोई डाउट है? तो अब नेक्स्ट कौन इंसर्ट होगा बताना। I9 होगा, I8 नहीं होगा। तो I9 होगा तो यहाँ पे I9 लिखोगे, यस ये I9 है, ये यहाँ पे फैच होगा। इसके बाद यहाँ पे फैच कौन होगा I10 और यहाँ पे कौन सा होगा I11 और यहाँ पे फैच कौन सा होगा I12 और फैच के बाद कौन सी स्टेज आएगी डिकोड, डिकोड के बाद कौन सी आएगी यस फैच ऑपरेंड, फैच ऑपरेंड के बाद यस एग्जीक्यूशन आएगा, उसके बाद क्या आएगा राइट ऑपरेंड। तो आप बोल सकते हो 13 + 2 कितनी आएंगी 15। तो 15 साइकिल्स आ गई, 15 साइकिल्स आ गई तो कितनी साइकिल्स लगी 15 साइकिल्स और सो 15 इंटू साइकिल टाइम आप करोगे। साइकिल टाइम आप बोल सकते हो इसमें क्या लेते हैं मैक्सिमम और बफर वाला भी इंक्लूड करेंगे गिवन है तो कितना आ जाएगा 15 इंटू कितना आ जाएगा साइकिल टाइम कितना है 10 + 1 मैक्सिमम लेंगे, टीपी वही तो होता था। तो ये कितना आ जाएगा 165 नैनो सेकेंड। आने दो क्या दिक्कत है, I6 भी अनवांटेड है, I7 भी अनवांटेड है, I5 भी अनवांटेड है। साइकिल आ तो गई सारी ऐड, ये साइकिल ही तो कैलकुलेट की है सारी, वो इंसर्ट होने के बाद की तो साइकिल सही है। हाँ अब इससे चाहे करेक्ट रिजल्ट है इनकरेक्ट आपको कोई लेना देना नहीं, उसने इससे इस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस में कितनी साइकिल लगेंगी वो बता दी। ठीक है हाँ वो आते होंगे बट इसने इतना ही गिवन है ना, जितना गिवन है उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे हम तो। ठीक वापस क्यों आना है कि लिखा हुआ था कि वापस है कि I9 I12 के बाद वापस जाना है कहीं पे, I9 के बाद क्यों I12 है ना, 12 इंस्ट्रक्शंस है, ये 9th के ये था, ये 10th के लिए 11th के लिए 12th के लिए, तो यहाँ तक आओगे सर। वापस आना है तो उसमें गिवन होता तब तो आते ही, फिर जब नहीं दे रखा तो नहीं आएंगे, दे रखा है तो आएंगे, इसलिए तो ऑब्वियस है, इसमें क्या है। क्लियर है, कोई डाउट है इसमें बोलिए। अब इधर सुनो, इधर सुनो एक बार, इधर सुनो, इधर सुनो। यहाँ से क्वेश्चन का डेटा देख के आप एक चीज कंक्लूड कर सकते थे, ऑब्जर्व कर सकते थे, ध्यान से देखना। I4 ब्रांच इंस्ट्रक्शन है और टारगेट एड्रेस कौन से में मिलता है 4th स्टेज में, तो यहाँ पे ब्रांच पेनल्टी कितनी होगी 3, ब्रांच पेनल्टी 3 है, इसका मतलब कितने अनवांटेड इंसर्ट होंगे 3, तो कौन कौन होंगे I5 I6 I7, उसके बाद I9 आएगा जो कि रिक्वायर्ड है। तो अल्टीमेटली आप मुझे बताना इस पाइपलाइनिंग में कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए 11 हुए या नहीं 11। तो आपने एक फॉर्मूला देखा था k + n-1 इंटू क्या लिखते थे टीपी, तो यहाँ पे k कितनी स्टेजेस हैं 5, नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस कितने एग्जीक्यूट हुए हैं एक्चुअल में कितने हुए हैं 11, कितने हुए हैं 11। तो यहाँ पे क्या करोगे 11 - 1 इंटू टीपी कितना लोगे 11 नैनो सेकेंड, तो ये कितना आएगा 5 + 10 कितना आएगा 15 इंटू 11 कितना आएगा 165 नैनो सेकेंड। अगर आप सोच पाते तो 1 सेकंड में आंसर आता। ठीक है, एन क्या है जितने पाइप में इंस्ट्रक्शंस इंसर्ट होते हैं दैट इज एन, वो तो आएगा ही, फिर यहाँ पे 12 डाल के तो आएगा ही। तो वो उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया, अगर मैं एग्जाम अगर सेट करता तो फर्स्ट ऑप्शन वो ही देता। 176 था वहां पे, हाँ तो होगा एक ऑप्शन ये था 165।
क्योंकि उस टाइम पे न्यूमेरिकल आंसर टाइप स्टार्ट ही नहीं हुए थे, इसलिए ऑप्शंस दे दिए। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलिए इसमें, बोलो कोई डाउट है। ये 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 टीपी होता है ना जो साइकिल टाइम, वो साइकिल टाइम देखते हैं जितनी भी स्टेजेस की डिले है उनमें मैक्सिमम वो कितनी है 10, और उसके साथ इंटरफेस रजिस्टर की भी 1 नैनो सेकेंड है, दोनों को मिला के 10 + 1 11, दैट इज दिस 11 साइकिल टाइम। टीपी टीपी है ये, कुछ नहीं, साइकिल टाइम मींस टीपी। हाँ वो तो पता ही, आपका ध्यान इधर ही होगा कि कैसे जल्दी से आंसर आए, है ना। तो इसमें सोचना, ध्यान से देखना, कुछ स्टूडेंट्स को उसने लिख दिया ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, वहां पे लिखा हुआ ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, उसने ये नहीं लिखा ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन स्टेज। तो कॉमन सेंस की रिक्वायरमेंट है, ये एग्जीक्यूशन लिखा है, इसका मतलब एग्जीक्यूशन स्टेज में आपको टारगेट एड्रेस मिल रहा है, दैट इज द मीनिंग। इसलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए कि कौन से में टारगेट एड्रेस मिल रहा है, ये समझ ही नहीं आया। ठीक है, तो पाइपलाइनिंग के क्वेश्चंस अच्छे आते हैं सारे। यहाँ पे आपने ब्रांच वाली स्टॉल्स ली, कई बार आप देखोगे डेटा डिपेंडेंसी की वजह से स्टॉल्स आती है, ऑपरेंड फॉरवर्डिंग भी आप यूज करोगे, फिर कितनी आएंगी, उसमें भी साइकिल डायग्राम ही बनेगा। ठीक है, कुछ फॉर्मूला बेस्ड होंगे डायरेक्टली, वो भी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े, राइट डाउन नेक्स्ट वन, ये भी गेट क्वेश्चन है। ये 2014 में था, 2 मार्क्स में, राइट डाउन। An instruction pipeline has 5 stages. An instruction pipeline has 5 stages, namely instruction fetch IF, instruction decode ID, ध्यान से देखना क्या लिखना है, सेकेंड स्टेज क्या लिखनी है, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड रजिस्टर फैच, कंप्लीटली एक है ये। फर्स्ट वन क्या थी, इंस्ट्रक्शन फैच, सेकंड क्या है, इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड रजिस्टर फैच, IDRF, इसका नाम क्या है, IDRF। ठीक है, थर्ड स्टेज है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन EX, नेक्स्ट वन इज मेमोरी एक्सेस and register write back, WB, register write back, WB, with latencies 1 nanosecond, 2.2 nanoseconds, 2 nanoseconds, 1 nanosecond and 0.75 nanoseconds, 0.75 nanoseconds, ऊपर लिखी है सबसे टॉप पे, respectively. Next one, to gain in terms of frequency, comma, the designer have decided
to split IDRF stage into 3 stages. Into 3 stages, ब्रैकेट में लिखना ID, RF1, RF2, ID, RF1, RF2, bracket close. Each of latency 2.2 by 3 nanoseconds लिखा है यहाँ पे, 2.2 divided by 3 nanoseconds. ठीक है, ये 2.2 था यहाँ पे भी. Next one, also the execution stage is split into 2 stages. Split into 2 stages, EX1, EX2. EX1, EX2, each of latency 1 nanosecond. Each of latency 1 nanosecond. Full stop. The new design has a total of 8 pipeline stages. Total of 8 pipeline stages. Full stop. A program has 20% of branch instructions. 20% branch instructions which execute in EX stage, and produce the next instruction pointer. At the end of EX stage. At the end of EX means execution stage. In the old design. In the old design, and at the end of EX2 stage, in the new design. Full stop. The IF stage stalls. The IF stage stalls after fetching branch instruction until the next instruction pointer is computed. Until the next instruction pointer is computed. Next one. All instructions other than branch instructions, all other instructions other than branch instructions have an average CPI of 1. Have an average CPI of 1 in both designs. In both designs. Full stop. The execution time of this program
the execution time of this program on the old and new design are capital P and capital Q nanoseconds respectively. The value of P by Q equal to blank. ये 2014 में आया था, ऑनलाइन जो फॉर्मेट था वो आ चुका था, उसके बाद आया। हाँ जी, सीओ के मिलेंगे, ऐसे मिल सकते। हाँ, कल स्टार्ट करवाएंगे। हाँ जी, जरा बताना फर्स्ट में क्या क्या स्टेजेस थी। इंस्ट्रक्शन फैच, देन इंस्ट्रक्शन डिकोड और आरएफ। हाँ, नेक्स्ट एग्जीक्यूशन। हाँ जी, ईएक्स, एमईएम, डब्ल्यू। ये थी ओल्ड डिजाइन। उसके बाद न्यू डिजाइन आई, उसमें आप बोल सकते हो इंस्ट्रक्शन फैच 1 नैनोसेकंड। ये 3 स्टेज बन गई, आईडी, RF1, RF2। इनकी कितनी है 2.2/3, 2.2/3, 2.2/3, यही है। और एग्जीक्यूशन भी 2 में हो गई, EX1 एंड EX2। इनकी कितनी हो गई 1-1, 2 में हो गई तो 2 बाई ऑलमोस्ट सेम में डिवाइड करवाता है। मेमोरी के लिए आप बोल सकते हो 1 नैनोसेकंड, राइट बैक के लिए 0.75। पी किसका एवरेज इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन टाइम है, ओल्ड का, और क्यू न्यू का। तो आपको निकालना पी बाई क्यू। हाँ, उन्हीं की वजह से स्टॉल्स आएंगी। हाँ, लगाओ। उससे भी उसमें स्टॉल्स इंक्लूड ही नहीं करते उस फॉर्मूला में। वो फॉर्मूला लगाओगे ना जिसमें स्टॉल्स इंक्लूड की थी आप।
इंटरफेस रजिस्टर्स भी गिवन है क्या? नहीं, ठीक है। तो टोटल इंस्ट्रक्शंस थे आप बोल सकते हो, उसमें से 20% क्या है? ब्रांच, ठीक है। तो इन ब्रांच की वजह से क्या क्रिएट होंगी? स्टॉल्स। और जो रिमेनिंग आप बोल सकते हो नॉन ब्रांच है वो कितने होंगे? 80%। इनकी वजह से स्टॉल्स क्रिएट होंगी? नो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो नो स्टॉल्स, ठीक है। तो आपको स्टॉल देखनी है, स्टॉल के बाद सीपीआई क्या आता है वो देखना है। इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, एक बार सुनो। फॉर्मूला क्या होता था? ध्यान से देखना। यस, फॉर्मूला क्या होता था? इधर सुनो, 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, यही होता था, इनटू क्या होता था? साइकिल टाइम। तो इसमें आप जरा मुझे बताना, यस पी में आप बोलोगे 1 प्लस नंबर ऑफ स्टॉल्स, कितनी आएंगी? फ्रीक्वेंसी गिवन है दैट इज 0.2। 20% ब्रांच इंस्ट्रक्शन है तो फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 20% हुई। उनकी वजह से स्टॉल्स आएंगी। इनटू क्या आता है? ब्रांच पेनल्टी। ब्रांच पेनल्टी कितनी इसमें? ओल्ड में। ओल्ड में बताना कौन सी में मिलता है? एग्जीक्यूशन में। तो इसमें मिल रहा है माइनस, क्या करेंगे? 1, तो कितना आएगा? 3 माइनस 1, 2 आएगी। 2 अनवांटेड होंगे, ठीक है। यही होती है ब्रांच पेनल्टी। एट व्हाट स्टेज द टारगेट एड्रेस इज अवेलेबल? -1। हाँ, नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन। तो पर इंस्ट्रक्शन के लिए तो फ्रीक्वेंसी 0.2 लिखी है। सारे के लिए क्यों लिखनी है? ब्रांच स्टॉल्स ही क्रिएट किसकी वजह से हो रही है? ब्रांच की वजह से। अदरवाइज तो सीपीआई 1 था, 1 प्लस समथिंग आएगा। अब सीपीआई क्यों आएगा? क्योंकि कुछ इंस्ट्रक्शंस की वजह से स्टॉल्स आ रही हैं। तो 20% इंस्ट्रक्शंस ऐसे हैं जो स्टॉल क्रिएट कर रहे हैं। और कितनी कर रहे हैं? हर इंस्ट्रक्शन कितनी कर रहा है? 2। क्यों कर रहा है? क्योंकि ब्रांच पेनल्टी क्या है? 2। branch penalty means what? We can say that number of stalls created by one branch instruction. So 0.2 that is branch frequency that is multiplied with branch penalty. तो branch penalty old में क्या है? 3 minus 1 that is 2. ये आएगा into इसका साइकिल टाइम कितना है बताना? हाँ, इसका साइकिल टाइम कितना आएगा? 2.2 नैनो सेकेंड आएगा। डिवीजन में न्यू वाले की देखेंगे 1, ये सीपीआई रहता, बट कुछ इसमें भी ब्रांच दोनों में कितनी है? 20%। हाँ जी, किसकी? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट वन आप मुझे बताना, यहाँ पे भी ब्रांच फ्रीक्वेंसी तो कितनी रहेगी? सेम 20%। डिजाइन अलग अलग है, इंस्ट्रक्शन सेम। इनटू आप बोल सकते हो यहाँ पे कौन सी स्टेज में मिलता है आपको? यस, यस बताना। यहाँ पे आपने लिखा नंबर ऑफ स्टॉल्स पर इंस्ट्रक्शन, तो ब्रांच फ्रीक्वेंसी इनटू ब्रांच पेनल्टी। तो यहाँ पे EX2 में मिल रहा है या EX1 में? 2 में। तो ये कौन सी स्टेज है? 6। 6 माइनस 1, यहाँ पे ब्रांच पेनल्टी कितनी आएगी? 5। और इसका टाइम कितना आएगा? 2.2 डिवाइडेड बाई 3। आई थिंक ये ग्रेटेस्ट है, 1 है। कितना आ जाएगा? 1 नैनो सेकेंड, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करोगे तो ये आएगा 1 प्लस कितना आएगा? 0.4। और ये कितना आएगा? 1 प्लस 1 इंटू 2.2 नैनो सेकेंड्स। तो ये आएगा 1.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.2 नैनो सेकेंड्स। कितना आ रहा है? 1.54 नैनो सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इज 1.54। इसमें ऑप्शंस गिवन नहीं है, ठीक है। क्लियर है? ये 1.54 एग्जैक्टली आया, इसमें कुछ मेंशन नहीं था, तो ये एज इट इज डाल दोगे। जिसमें बहुत ज्यादा आएंगे तो उसमें बता देगा 2 डेसिमल तक करना है, कितने राउंड ऑफ करना है, ये भी लिखा होता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस है पाइपलाइनिंग के, सारे आप ट्राई करके आना। ऑपरेंड फॉरवर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो पाइपलाइनिंग से क्वेश्चंस हर साल मिलेंगे आपको, हर साल, ठीक है। तो कल स्टार्ट करेंगे हम मेमोरी।